चलिए, बीएससी पार्ट 3 की इस लेक्चर सीरीज़ में, फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये चैप्टर ना सिर्फ तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में काम आएगा, बल्कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम टॉपिक्स उन्हीं को उठाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस चैप्टर में हम लोगों को कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। वो सारे टॉपिक्स मैंने वैसे तो साइड में लिख दिए हैं, जैसे कि रेफरेंस सिस्टम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन इनवेरिएंस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और आखिरी है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। शुरुआत करते हैं रेफरेंस सिस्टम से, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा है ना चैप्टर का मेन क्रक्स जान लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी पे आने से पहले नॉर्मली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जान लेते हैं। बात करते हैं रेफरेंस सिस्टम की। व्हाट इज अ रेफरेंस सिस्टम? देखिए, रेफरेंस सिस्टम की जरूरत क्या नहीं पड़ी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक पत्थर है जो कि अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे उसको कि द स्टोन इज एट रेस्ट। सिंपल सी बात है, स्टोन रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी है। लेकिन अगर वहीं कोई एक कार किसी ट्रैक पर मूव कर रही है, तो हम उसको कहेंगे कि द कार इज इन मोशन। बट ये दोनों ही डेफिनेशंस जो है वो इनकम्प्लीट हैं, या फिर कह सकते हो एब्सर्ड है, जब तक कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ना देखें। फॉर एग्जांपल तुम इस तरीके से इस बात को कंसिडर कर सकते हो कि ये है एक ट्रैक, ये कोई एक मान लीजिए कार है और इस पर दो लोग सवार हैं, ए और बी। अच्छा, तीसरा जो बंदा है ना वो रोड पर खड़ा हुआ है, सी। ये कार इस डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब बात समझना, और ये जो मूव कर रही है ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। अब अगर मान लीजिए मैं a से पूछूं कि b किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो a का जवाब होगा कि एक्चुअली b मूव कर ही नहीं रहा है। एक्चुअली b इज एट रेस्ट, b रुका हुआ है, क्योंकि हम पूछ किससे रहे हैं, a से, जो कि उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में b है। लेकिन यही सवाल अगर मैं c से पूछूं कि बेटा b किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका आंसर सिंपल सा होगा कि b v वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। यानी कि एक ही सवाल के यहाँ पर दो जवाब मिल रहे हैं तुमको, क्योंकि तुम दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए इंसानों से पूछ रहे हो। यानी कि ये कहना गलत होगा या फिर ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली मोशन में है। यानी कि देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली रेस्ट मोशन, रेस्ट, और देयर इज नथिंग लाइक अबाउट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। ना तो कुछ भी रेस्ट में होता है, ना ही कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन में होता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये रिलेटिव है एक दूसरे के, और ये सभी डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ के बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम सभी जितनी भी चीजें अर्थ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में, हम लोगों के रिस्पेक्ट में मोशन में या फिर रेस्ट में है। बट यही सारी चीजें अगर मैं अर्थ के बाहर जाके ऑब्जर्व करूं तो बात बिल्कुल ही बदल जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आ गया कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होता है। इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पर यानी पैरेलली मूव कर रही है, वो भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रेन वो भी सेम वेलोसिटी के साथ, तो मान लीजिए ट्रेन ए में बैठे हुए इंसान से पूछा जाए कि बेटा ट्रेन बी में जो इंसान बैठा हुआ है ये किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो ये इसको रेस्ट पोजीशन पे ही पाएगा। यानी कि जब दो लोग सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो दोनों अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे पाते हैं। यानी कि एक दूसरे को देखकर लगता है कि भाई ये तो रुका हुआ है मेरे रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ सेम लाइन में चल तो रहे हैं, बट एक तीसरा बंदा जो कि रोड पर खड़ा हुआ था वो इन दोनों मूविंग ट्रेन्स को देख रहा है और उससे पूछा जाए कि दोनों के दोनों किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ही चलते हुए नजर आएंगे। तो एक ये भी एग्जांपल है जिससे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ सकते हैं। तो यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुई, जरा हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सिस्टम relative to which the position or the motion of a body is specified is called frame of reference। यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या फिर उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर देते हो, बता देते हो कि यार इसका मोशन है, ये एक्सेलरेटेड है या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, फिर किसी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, या फिर इसकी वेलोसिटी जीरो है। ये भी जितनी भी बातें हैं ये सब अभी जो आप बता रहे हो वो किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ना किसी सिस्टम के रिलेटिव बता रहे हैं। तो वो जिस सिस्टम के रिलेटिव आप बता रहे हो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग अगर अर्थ पे खड़े होकर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये अब इसके अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कई बार तो क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग नजर आता है।
एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मूविंग व्हीकल के अंदर बैठा हुआ है, मान लीजिए एक ट्रेन। उस ट्रेन में बैठ के उसने चलो मार्कर लिया और मार्कर को एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, कुछ इस प्रकार से सीधा ऊपर फेंक दिया। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ये ट्रैवल कर रहा था विद सम वेलोसिटी v, और इसने इस पेबल या फिर इस मार्कर को सीधी जस्ट वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। अब बात समझना, इसने इस मार्कर को ऊपर फेंका है, ठीक है, और ये खुद चल भी रहा है सीधी डायरेक्शन में। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ए से ही पूछूं कि बेटा ये जो तुमने पत्थर या फिर मार्कर को ऊपर जो फेंका है, इसका जरा पाथ डिफाइन करो, ये किस रास्ते से होते हुए गया, तो वो बोलेगा क्योंकि देखो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और पत्थर इसने ऊपर फेंका, तो उसको बस ऐसे नजर आएगा कि इसने मार्कर या फिर पत्थर ऊपर फेंका और वो पत्थर नीचे आ गया, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ इस मार्कर का जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन बोलेगा ये। लेकिन इसी मोशन को अगर कोई और बंदा एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी किसी रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मान लीजिए अर्थ का सरफेस, यहां पर खड़े होकर कोई ऑब्जेक्ट इसी मोशन को देखे, तो उसको पता है क्या नजर आएगा, ये क्योंकि कार या फिर ट्रेन जो है वो तो मूव करके इधर आ गई, तो जब इसने फेंका था पत्थर तभी यहां था और बाद में यहां आ गया, यानी पत्थर का जो मोशन होगा ना ये कुछ इस प्रकार से होगा, ऑलमोस्ट पैराबोलिक। तो ये तो बोलेगा कि भाई मोशन कैसा था, इसने तो भाई पैराबोलिक पाथ अचीव कर लिया। ए बोलेगा नहीं, मैं तो जैसे था वैसे ही पत्थर नीचे आ गया, यानी कि ए के लिए इस पत्थर का जो पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, है ना। तो इस बात का मतलब हम समझे क्या, इस बात का मतलब हम सिंपल सा ये समझे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात ही बदल देती है। जब तक हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन ना कर दें, बता ना दें कि ये जो भी मोशन है हमने इस फलाने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करा है, नॉन इनर्शियल में ऑब्जर्व करा है, ये अगर हम डिफाइन जब तक ना कर दें तब तक मोशन को डिफाइन करना एब्सर्ड ही है ना। अगर तुम बताते ही नहीं हो और तुमने कह दिया मान लीजिए मैंने कोई मोशन ऑब्जर्व करके आया अभी जस्ट 5 मिनट पहले और वो व्हीकल रुका हुआ था, लेकिन वो तो पता नहीं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुका हुआ था, हम नहीं जानते ना। तो ये बताना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी एक हो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो व्हीकल चल रहा हो, ठीक। अब ये जितनी भी खिचड़ी है ना ये सब तब समझ में आएगी जब तुम और समझोगे आगे की बातों को, यानी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जब जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में जान लो। जैसे अगर तुम लोगों को वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरी दूसरी वीडियो को जाकर देखो। मान के चलो, अच्छा एक और बात, ये जो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं इसको हम ग्राफिकली नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करके समझा देते हैं। कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की इकट्ठी एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है। वो 2D और 3D दोनों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी इस समय हम लोग 2D कार्टेशियन प्लेन सिस्टम को समझ लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन करता क्या है, बेसिकली किसी भी एक 2D या फिर किसी भी 3D स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर देता है। अगर मैं मान लो ऐसे हवा में एक बिंदु बना लेता हूँ और पूछता हूँ कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो तुम बताओगे क्या, वहाँ है। अब ये वहाँ और यहाँ का चक्कर तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन में या फिर किसी भी 3D स्पेस में हर पॉइंट को हमने उसकी एक पोजीशन डिफाइन कर दी है, जस्ट लाइक होते हैं ना लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड, बिल्कुल उसी तरीके से। और वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर वो एक 2D प्लेन है तो उसका कोऑर्डिनेट x और y के रिस्पेक्ट में होगा। वो 3D प्लेन है, 3D स्पेस है, तो उसमें एक तीसरा कोऑर्डिनेट और जुड़ जाता है z। ये x y z कुछ नहीं होते, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से दूरी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो 2D नहीं लेते, 3D स्पेस ले लेते हैं। तो 3D स्पेस को लेने के लिए इन दोनों को ऐसा हटाते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो ये हो जाता है x एक्सिस, ये हो जाती है y एक्सिस और ये है हमारी z एक्सिस। तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, प्लेन नहीं कह सकते, कार्टेशियन सिस्टम। और अभी वो डिफाइन कर दिया हमने एक 2D स्पेस में, इसलिए इस तरीके से नजर आ रहा है। तो मान के चलो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट को कंसीडर करा, पॉइंट P। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो तुम्हारा जवाब बड़ा ही सिंपल होगा, x, y, z, जहां पर x, y और z x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से दूरी है इस पॉइंट की, ठीक। चलिए अब व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब वेक्टर्स की अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम बता दोगे बड़ा आराम से कि पोजीशन वेक्टर जो भी होगा, मान के चल लेते हैं, वो हो जाएगा r। तो r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P और इस r वेक्टर की वैल्यू होगी क्या, ix प्लस jy प्लस kz, जहां पर i, j और k इस x, y, z की यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, बेसिकली ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं, डायरेक्शन को बता देते हैं। तो i, j, k पोजीशन वेक्टर है, सॉरी i, j, k यूनिट वेक्टर है और x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि दूरी है इनकी इस पॉइंट की तीनों के तीनों एक्सिस से। चलो ये तो होगी पहली बात। तो इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है r, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, ओरिजिन से, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट माइनस भी तो होना चाहिए ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, 0।
एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, साइड में यहाँ लिख देता हूँ। अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम कर देते हो डिफरेंशिएट यानी डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुमको मिलती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर तुम डिफरेंशिएट कर देते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुमको मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि डी एस बाई डी यानी डिस्प्लेसमेंट का जो भी डिफरेंशिएशन होता है उससे वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का जो भी डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उससे हमको मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक, उल्टा भी पॉसिबल, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट यानी कि डी आर बाई डी टी, तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो यानी कि डी, अच्छा आए तो यूनिट वेक्टर है तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस जे डी वाई बाई डी टी प्लस के डी जेड बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर निकल आया। अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मैं बेसिकली आर को दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि आई तो अभी भी भारी रहेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर। और ये क्या चीज है, ये है एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये अभी काम आएंगी जब हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आ जाते हैं वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं, उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जाएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। न्यूटन के, अच्छा न्यूटन का पहला लॉ क्या था, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में वो जिस पाथ पर ट्रैवल कर रहा है वो उसी पाथ पर ट्रैवल करता रहेगा, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब क्योंकि मैंने कहा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर न्यूटन के सारे लॉ होल्ड करते हैं, यानी कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि न्यूटन के लॉ ट्रू माने गए हैं, ठीक। तो ऐसे में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स एफ, उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो कब होता है, अब सबको पता है भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसकी वैल्यू जीरो है। अब इतना तो सभी जानते हो यार कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो हो नहीं सकता, हो सकता है तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि इससे हमको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो जरा इस वाली इक्वेशन पर आओ, एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इससे डायरेक्टली किस पर फर्क पड़ेगा, इन पर, यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी जीरो हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर भी जीरो हो गया, और डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर ये भी जीरो हो गया, यानी कि तीनों के तीनों जो पोजीशन थी, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जितना भी एक्सेलरेशन हो रहा था वो तीनों ही जीरो हो गया है, ठीक है भाई। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जितना भी एक्सेलरेशन है वो जीरो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई वाई डायरेक्शन में जितना भी एक्सेलरेशन है वो जीरो, और इसका मतलब क्या है कि जेड डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन है वो जीरो, यानी कि तीनों के तीनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा इस पॉइंट से, कंक्लूजन सिंपल सा है कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या फिर कई सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कि आपस में जरूरी है कि ये नॉन एक्सेलरेटेड हो, क्या हुए, नॉन एक्सेलरेटेड। अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, यानी कि वो किसी ना किसी रेट के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, भले ही पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, अगर वो अपनी वेलोसिटी को समय के साथ बदल रहा है तो वो फिर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो मान के चलो तुम एक ट्रेन में बैठे हुए हो और उस ट्रेन की वेलोसिटी हर पल बढ़ रही है, अभी 100 थी, थोड़ी देर बाद 105 हो गई, फिर 110, फिर 120, इस तरीके से उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पल बढ़ती चली जा रही है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड है। तो ऐसे में तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हुए हो, और वहां से तुम कोई भी चीज ऑब्जर्व करोगे तो वो नेसेसरीली न्यूटन के लॉ को होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, या फिर वो रुका हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर तुम कोई एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि खुद या तो रुका हुआ है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, भाई अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रुक गया, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा, उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। तो ऐसे में तुम एक
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ जाते हो। ठीक है, तो अगर हम अर्थ पर बैठ के अर्थ के अंदर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, क्योंकि अच्छा बाहर की चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर लेते हो तो भी तुम इनर्शियल फ्रेम में ही माने जाओगे, क्योंकि अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे ना, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन बनेगी क्या, जरा डेफिनेशन की तरफ गौर मार लेते हैं। इसको मैं चलो मिटा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तुम एग्जाम में क्या लिख रहे होगे, सबसे पहला पॉइंट ये लिख देना कि इन दिस frame of reference all the Newton's law hold। ठीक, दूसरा पॉइंट, all those frames of references which are either stationary or moving with some constant velocity are known as inertial frame of reference। यानी कि साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि inertial frame of reference is inertial frame of reference is non accelerated। ये नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी कि इनके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्योंकि अगर ये एक्सेलरेटेड हो गए तो फिर तो मोशन को ऐसा मतलब तो कौवा कबूतर बन जाएगा, है ना। अगर तुम किसी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो काफी सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। अब ये तुम समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम समझेंगे कि किस तरीके से एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मोशन में कितना ज्यादा परिवर्तन होता है। तुम देखते हो कुछ और एक्चुअली हो वहां कुछ और रहा होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा ही इजी सा है। तो इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इज नॉट होल्ड। ठीक है, तो दोज फ्रेम ऑफ references in which Newton's law doesn't hold are termed as non-inertial frame of reference। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा कि अगर किसी इनर्शियल फ्रेम अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। और अगर ये एक्सेलरेटेड है फिर ये वाली बात तो बेकार ही ना लिखना, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, तो हर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम को ऑब्जर्व करते हो तो तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुंच जाते हो। और आगे जाकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी चीज़ों की लेंथ तक बदल जाती है, टाइम तक फ्रीज हो जाता है। फ्रीज कहना तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बट अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी आ गई है तुम्हारे अंदर और तुम टाइम को ऑब्जर्व करते हो तो टाइम तुमको काफ़ी स्लो नजर आएगा रियलिटी से। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे पैराडॉक्सेस भी, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आप समझना, मान लीजिए तुम्हारे पास दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि तुम एक ही चीज को दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, तो वो कैसे समझोगे, ऐसे समझ लो ये कछुआ है और ये ऐसे चल रहा है विद सम वेलोसिटी v। ये एक कार थी, ये बैठा हुआ है राजू, और ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद सम वेलोसिटी v1। ठीक है, अच्छा ये जो भी वेलोसिटीज हैं ये सारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम हैं। ठीक है, अब एक दूसरी कार है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर बैठा है, मान लीजिए गोलू बैठा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है नीचे की साइड में विद सम वेलोसिटी v2, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब दोनों के दोनों इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखेंगे। अब इस वाले को यानी कि गोलू को क्या नजर आएगा कि ये जो भी कछुआ है ये इसकी तरफ आ रहा है, इसको राजू को नजर आएगा कछुआ दूसरी तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी v।
दोनों को कछुआ मूव करता हुआ नजर आएगा, सिंपल सी बात है, और वो भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ऐसा भी नहीं है कि दोनों को अलग अलग वेलोसिटी के साथ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों से मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, ये जो कछुआ है ना, इसकी जरा एक इसको कार्टेशियन प्लेन पर इसके मोशन को जरा बता दो, इसके जो पाथ को प्लॉट करके दिखा दो कार्टेशियन प्लेन पे। तो दोनों का कार्टेशियन प्लेन जब तुम देखोगे ना, दोनों का ग्राफ अलग अलग नजर आएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि दोनों ने गलत जवाब दिया है, दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सही भी होंगे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे दोनों के दोनों, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग पोजीशन पर बैठ के इस मोशन को देख रहे हैं ना। तो ऐसे में जब भी दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के, जबकि दोनों इनर्शियल होने चाहिए, बैठ के तुम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हो, किसी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पर तुमको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना तुमको, जो कि इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बता सके। मान लीजिए एक पता है, दूसरा निकालना है हमें, तो कोई ना कोई इक्वेशन तो हो ना, जिससे कि हमको एक के बदले दूसरी मिल जाए, रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए दोनों के बीच में, है ना, सही गलत का अंदाजा लगा पाए। तो वो इक्वेशन जो कि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ना सिर्फ ये रिलेशन स्टैब्लिश करती है, बदले में एक के कोऑर्डिनेट्स को या फिर एक की इक्वेशन को दूसरे में कन्वर्ट करने में भी हेल्प कर देती हैं। ठीक है, तो वो सारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो भी देख लेते हैं हम आगे। ठीक है, तो एक्चुअली वही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी, कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स को ही बदल रहे हैं तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ कंसीडर करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये है एक इनर्शियल फ्रेम, 2D फ्रेम मान लेते हैं, और इस फ्रेम में ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं p। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो तुम्हारा आंसर बड़ा सिंपल सा हो जाएगा x, y। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं, z कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, y, z। ये जो भी फ्रेम था इसको मान लेता हूँ फ्रेम s, ये है फ्रेम s। तो फ्रेम s के अंदर p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, y, z। ठीक है, अब एक दूसरा फ्रेम मान लेते हैं। ठीक, कंसीडर करते हैं दूसरा फ्रेम, और सिंपलिसिटी के लिए हम एक काम करेंगे कि इसको हम उसी के ऊपर चला लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम है y डैश, ये इसका x डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा z डैश। ठीक है, तो ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, लेकिन इस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि s डैश की खासियत ये है कि ये x डायरेक्शन में, यानी कि जो पुराना वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, और ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन पे जोर मारें तो दोनों सेम है, मतलब दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो अब देखना, जब हम s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के इस पॉइंट को देख रहे थे तो हमको पता चला था इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। लेकिन अगर तुम s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर इसी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो तुमको यही सेम कोऑर्डिनेट नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा, इसलिए हम मान के चल लेते हैं अब p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x डैश, y डैश और z डैश हो चुके हैं। अब बस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करती क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन बना देती है, जिससे कि तुमको अगर ये वैल्यूज पता है तो तुम ये निकाल सकते हो, या फिर ये पता है तो ऊपर वाली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं, ये दोनों का ओरिजिन है, ओरिजिन से जरा इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो ये लाइन चलिए, यहां से ये गया आर वेक्टर, ठीक, और यहां से ये चला गया आर डैश वेक्टर। ठीक है, यहां पर हम दो वेक्टर बना देते हैं, दोनों वेक्टर पोजीशन को डिफाइन करेंगे अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है ना, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आर वेक्टर इसकी पोजीशन डिफाइन करेगा, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आर डैश वेक्टर इन कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो दोनों अपने अपने ओरिजिन से आ रहे हैं। चलिए ले लेते हैं, तो इसको ओ डैश ले लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट है पी, और यहाँ पर तुमको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए नजर आएगा। अब इस ट्रायंगल की क्या इंपॉर्टेंस है बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा एक काम करो, ये दूरी बताओ मुझे, ये दूरी कितनी होगी, तो खुद सोचना, ये v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये t टाइम तक चला तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस चल लिया होगा, ये vt चल लिया होगा। समझे मेरी बात भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था, और जितना भी टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगी डिस्टेंस। तो ये वाली जो o डैश के बीच की दूरी है ये vt है। ठीक, अब आ गया, चलिए अब समझते हैं इस बात को। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि x डैश की वैल्यू क्या है, तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी x माइनस vt। भाई देखो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, vt ट्रैवल कर लिया, क्योंकि हमने सिंपल इक्वेशन निकाल रहे हैं इस समय, तो बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स में नहीं, हम सिर्फ x में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x में कितना परिवर्तन आया, x में परिवर्तन ये आया है कि पुराने वाले जितना भी इसने x ट्रैवल करा उसमें से नए वाले माइनस कर दो।
y डैश की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि y में कोई भी मोशन नहीं हुआ है, तो y डैश मस्ट बी इक्वल टू y, z डैश z के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात नंबर 1। अच्छा, यहाँ से मैं x की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ, इस vt को उधर भेज दो, x डैश प्लस vt, y की वैल्यू क्या आ जाएगी y डैश, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी z डैश। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, बड़ा ही सिंपल था। आगे आते हैं। अब अगर तुम इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल ओ डैश पी, ओ डैश पी, इस वाले अगर तुम ट्रायंगल को कंसीडर करो तो यहां पर तुम क्या पाओगे, यहां पर तुम पाओगे कि OP मस्ट बी इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी। ठीक है ना, यानी ये साइड इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है ना, अब OP की वैल्यू क्या है आर डैश, वो सॉरी आर वेक्टर, ओ डैश की वैल्यू क्या है VT प्लस ओ डैश पी की वैल्यू क्या है आर डैश वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने क्या पाया, यहां से हमने क्या पाया, यहां पर तुमने देखा कि x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी है, यहां पर देखो r डैश की वैल्यू क्या है r माइनस वी टी, है ना, ये वी टी साइड में चला जाएगा माइनस में, तो r डैश की वैल्यू देगी r माइनस वी टी। ठीक, तो यहां पर सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपस में क्या करनी है, सेटिस्फाई होगी। चलिए, इसके अलावा और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसी इक्वेशन को जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों साइड में इनको डिफरेंशिएट कर लो, डी आर डैश बाई डी टी। अब जब भी तुम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी बाद में पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट तो कर लें, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का